मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः जीव विज्ञान विषय से 16वें चैप्टर का नाम है पर्यावरण के मुद्दे, उनसे संबंधित मैं आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे शुरू से लेकर के अंत तक सुने, काफी फायदेमंद होगा, आपके लिए अत्यंत ही ज्ञानवर्धक होगा, रोचक होगा। और इसको मैं 2 भाग में प्रस्तुत करूंगा, दोनों भाग को शुरू से अंत तक सुने। लेकिन इसके पहले मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप बिहार के कहीं भी किसी भी स्थान से अध्ययनरत छात्र हैं, 12वीं कक्षा के अध्ययनरत छात्र हैं, चाहे आप पटना के हों, चाहे दरभंगा के हों, चाहे आप बिहार के किसी भी 38 जिला से आप आते हों, आपसे आग्रह है कि आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री चैनल है और आपके हित के लिए बनाए गए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं कि प्रदूषण कहते किसको है। प्रदूषण एक अवांछकारी तत्व है, कोई इसको पसंद नहीं करता है। तो प्रदूषण वायु, भूमि, जल, मृदा, इसके भौतिक और रासायनिक अथवा जैवीय लक्षण का अवांछकारी परिवर्तन है। और ये अवांछकारी जिसको कोई चाहता नहीं है, इसको हम लोग प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जो फैलाता है उसको पोल्यूटेंट कहते हैं। पोल्यूटेंट मीन्स प्रदूषक, जो फैलाता है, जो प्रदूषण क्रिएट करता है। तो पर्यावरण और प्रदूषण या पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, इसकी संरक्षा करने के लिए पर्यावरण संरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब? 1986। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, ठीक कब? 1986 में पर्यावरण संरक्षा अधिनियम इसका नाम था। प्रदूषक जितने भी होते हैं अथवा प्रदूषण सभी जीवों को क्षति पहुंचाते हैं, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबको क्षति पहुंचाते हैं। पेड़ हो, फसल हो, सबको क्षति पहुंचाते हैं। इससे पौधा अपरिपक्व अवस्था में ही समाप्त हो जाता है। समय से पूर्व ही पौधा एक तरह से कह सकते हैं कि मुरझा जाता है, समाप्त हो जाता है, फल देना कम करता है, कई तरह के उसमें बीमारी लग जाते हैं। तो वायु प्रदूषक मनुष्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। इससे श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, इससे मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषण किसी के लिए भी लाभदायक की तो बात ही छोड़ दे, सिर्फ नुकसानदायक ही है। अब आते हैं कि प्रदूषक से होने वाली हानि वो निर्भर करती है कि उसकी सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है प्रदूषक की, वो कब, प्रदूषण का फैलाव कब से हुआ, जिसको उद्भाषण काल कहते हैं। और जीव पर निर्भर करता है कि जिस जीव, वो जीव जो उसके अंदर रहते हैं या जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उन पर निर्भर करती है। अब जैसे ताप विद्युत संयंत्र के निकट यदि रहते हैं या ताप विद्युत संयंत्र में हम लोग चले आते हैं, तो उसका जो स्मोक स्टैक्स उसको कहते हैं, या आप यदि उसको नहीं समझ पाए तो जहां से धुआं निकलता है उससे कई सारे हानिकारक गैस निकलते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, ये सब आपको निकलते हैं और ये प्रदूषण फैलाते हैं। तो वायुमंडल में इन हानिकारक गैस के आने से बेहतर है कि यदि उसको चिमनी से निकलने के पूर्व ही यदि उसको हम शुद्धिकरण कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं, तो ठीक है। और नहीं, यदि वो वातावरण में चला गया, यदि वो हवा में मिल गया, तो प्रदूषण फैलेगा, नुकसानदायक होगा, मनुष्य के लिए काफी नुकसानदायक होगा। तो उसमें जो कणकीय पदार्थ हैं, उसमें कुछ कण, अवांछकारी कण को हटाने का एक तरीका है, उसको हम लोग वैद्युत अवक्षेपित, या इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इस प्रणाली से हम लोग हटाते हैं। इस प्रणाली से क्या फायदा है कि 99% तक जो कणिका है, जो अवांछकारी पार्टिकल्स हैं, उसमें मिले हुए हैं, कण मिले हुए हैं, वो एक
इलेक्ट्रोड की तार होती है जिसको होकर के काफी हाई वोल्टेज का उसमें करंट प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उस अवांछकारी कण के साथ चिपक करके और नीचे गिर जाता है। इससे बाकी जो शेष हवा बचती है वो शुद्ध हवा होती है और ये वायुमंडल में जाने के बाद किसी भी तरह का नुकसान ना होने की संभावना, या नुकसान होगा भी तो बहुत अल्प, नहीं के बराबर। तो ये इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है कि यदि यदि कहीं पर भी ताप विद्युत केंद्र है तो उसके चिमनी में इन सब का यदि हम प्रयोग करते हैं, और इन्हीं तकनीक का प्रयोग करने के बाद प्रदूषण के स्तर को हम बहुत कम कर सकते हैं। इसके बाद आइए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि यदि 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के आकार का या उससे व्यास के आकार से यदि ज्यादा का पार्टिकल है और तब यदि सांस के साथ अंदर जाता है ये सूक्ष्म कण, तो ये फेफड़ा के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। इससे सांस फूलने लगता है और इसके बाद फेफड़ा की कई सारी बीमारी हो जाती है। मनुष्य टीबी से ग्रसित हो सकता है, सांस संबंधी खांसी, कफ, कई तरह की बीमारियों से वो पीड़ित हो जाता है। तो इनको हटाना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं कि वाहन भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसको कैसे नियंत्रित करें? तो वाहन में डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। और डीजल पेट्रोल के जलने पर ये जब बहुत ज्यादा वाहन का प्रयोग जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाला होता है, तो उसके प्रयोग से वायु प्रदूषण फैलता है। तो उसको हटाने के लिए बेहतर ये है कि जैसे बस हुआ, ट्रक हुआ या फिर अन्य गाड़ियां हुई, इन सब में यदि हम सीएनजी का प्रयोग करते हैं, सीएनजी कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अरे सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जवाब तो दे। हाँ ठीक, बिल्कुल सही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उसको कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये पेट्रोल और डीजल से कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से ये जलता है। इसमें मिलावट की भी संभावना नहीं के बराबर है। तो और इस कारण से सीएनजी वातावरण में वायु प्रदूषण बहुत कम करता है। इसलिए आप दिल्ली में देखिएगा कि सीएनजी से ही बस चलाए जाते हैं, सरकारी बस। इसके बाद और देखिए कि स्वचालित वाहन में जैसे कार है, जीप है या इस तरह के 4 पहिया गाड़ी, उनको यूरो 4 मानक, इसमें एक मानक है कि इसकी स्टैंडर्ड ये होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा कि आप बाजार में या अन्य स्थान पर देखिएगा वाहन प्रदूषण जांच केंद्र होता है। वो भी आपके वाहन में किस तरह का पॉल्यूटेंट वो निकाल रहा है, वो फिट है कि नहीं, इसके जांच के लिए हर जगह अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र बनाया गया है। एक और है प्रदूषण जिसके बारे में आप जान लें कि जैसे बहुत सारी शोर होती है। आजकल आपने देखा होगा कि शादी विवाह में डीजे बजाया जाता है जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है, या फिर लाउड स्पीकर बजाया जाता है, बाजा बजाया जाता है, पटाखे छोड़े जाते हैं। उससे शोर एक अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि पैदा होती है, जिससे मनुष्य का हार्ट डिजीज हुआ, ब्रेन अनस्टेबल होता है, हाइपरटेंशन होता है, इन सब के ये कारण बनता है। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब जेट विमान उड़ता है तो 150 डेसिबल तक की ध्वनि पैदा होती है, और 150 डेसिबल ध्वनि यदि कान पर बराबर पड़े तो ईयर ड्रम फटने का डर रहता है। और शोर के कारण अनिद्रा हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ, अवसाद हुआ, ये कई सारे अवांछकारी इसमें शरीर में परिवर्तन चले आते हैं। तो इसके लिए भी समाज को सोचना चाहिए, और सरकार ने कई तरह के इससे भी संबंधित फैसला लिया है, और समाज को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पहला, लाउड स्पीकर का कम से कम प्रयोग करें, ना करें। इसके बाद लाउड स्पीकर का प्रयोग स्कूल, अस्पताल या शैक्षिक संस्थान, इन सब के निकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। पुराने जनरेटर यदि कहीं चल रहे हैं और उसमें साइलेंसर नहीं है तो
उसको बंद कराए जाने चाहिए, साइलेंट जनरेटर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये सब फायदेमंद हैं। अब आते हैं कि जल प्रदूषण और उसका नियंत्रण। देखिए 1974 में जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। कब, याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जल्दी बोल। हाँ ठीक, बिल्कुल सही जवाब। 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। जल में जब अवांछकारी तत्व, कुछ ऐसे विषैले तत्व जो उसमें घुल मिल जाते हैं, और तब फिर यदि उस जल का प्रयोग कोई पीने में करते हैं या फिर भूमिगत जल में चले जाते हैं, तो वो दूषित जल बन जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, लोग ये मानते हैं कि बहने वाले चीज है, इसमें कुछ भी फेंक दो। नहीं, ऐसा नहीं। घरेलू मल भी जल में बहा दिए जाते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थ रहते हैं जिनका अपघटन आसानी से होता है। उसमें तो हम भला हो उस बैक्टीरिया का और सूक्ष्म जीव का जो इन पदार्थ में असंख्य रूप से फैल करके और उसको विघटित करते हैं और फिर उसको क्षमा चाहता हूं, तो विघटित करते हैं और फिर मल को विघटित करके हटाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उस विघटन के समय जो जीवाणु को बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इसके कारण यदि पानी में मछली है या अन्य जीव है तो वो ऑक्सीजन के कमी के बिना मर जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। फिर आइए, जलाशय में आपने देखा होगा जलकुंभी, या आपने देखा होगा समार, या आपने देखा होगा शैवाल। इसमें चूंकि साफ जल में काफी मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो शैवाल या जलकुंभी या समार इसमें अचानक फैल जाते हैं। शैवाल के प्रस्फुटन को हम लोग इसको एल्गी ब्लूम भी कहते हैं अंग्रेजी में। इसके कारण क्या, तो जलाशय का रंग देखिएगा हरा हो जाता है। इससे जल की गुणवत्ता घट जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, मछलियां मर जाती हैं। जलाशय में एक और आपने देखा होगा कि नीला रंग का एक फूल फैल जाता है। वो बड़ी तेजी से फैलता है, देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। इसको आइकोनिया कैस्पिस नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये विश्व में सबसे ज्यादा जल में हम कह सकते हैं कि खरपतवार नाशक ही फैलता है, और ये इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को समाप्त करने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और देखिए जल में क्या होता है कि जैसे घर के साथ यदि अस्पताल का वेस्टेज उसमें जा रहा है, तो उस स्थिति में वो इतना अशुद्ध जल हो जाता है, वो इतना प्रदूषित जल हो जाता है कि इसके प्रयोग से पेचिश, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, हैजा जिसको अंग्रेजी में कोलेरा कहते हैं, ये सब बीमारी तेजी से फैलती है। उद्योग का अपशिष्ट, उद्योग का विसर्जित पदार्थ यदि उसमें डालते हैं तो उस स्थिति में कुछ उसमें अवांछकारी तत्व ऐसे घुल मिल जाते हैं जिसको हटाना, फिर साफ करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और उस स्थिति में वो विषालु पदार्थ उसमें फैल जाते हैं और वो जल प्रदूषित हो जाता है। इसके जांच के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। डीडीटी, इसका यदि जल में इसकी सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन 0.03 पीपीबी, पीपीबी का फुल फॉर्म होता पार्ट पर मिलियन, पीपीबी का फुल फॉर्म पार्ट पर बिलियन। यदि इसकी स्थिति 0.03 से बढ़ते 25 पीपीएम हो गया, 25 पार्ट पर मिलियन इसको हम कर लें, तो 25 पार्ट पर बिलियन, मिलियन हटा दीजिए, यदि हो जाता है तो डीडीटी की इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन तब हो जाती है कि उसकी सांद्रता उच्च होने के कारण कैल्शियम की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है उस जल में, और यदि उसके मछली को पक्षी खाते हैं
तो पक्षी में भी कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसके जो एग होते हैं उसका सेल, जिसको हम लोग अंड कवच भी कहते हैं, वो पतला हो जाता है और उसके बच्चे समय से पहले ही उसमें से फूट करके निकलते हैं और वो मर जाते हैं। पक्षी की संख्या घटने लगती है और पक्षी की पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो समाप्त हो जाता है। इस तरह से हमने देखा। अभी मैंने सिर्फ आपको एक भाग प्रस्तुत किया पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित, दूसरा भाग मैं आपको कल प्रस्तुत करूंगा और उसे भी आप पूरी तरह से सुने। और ये प्रदूषण की समस्या है कि वायु, जल और शोर की प्रदूषण इस तरह से हम लोग नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यहीं विदा ले रहा हूं। पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यदि अब तक आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया, बिल्कुल सब्सक्राइब करो भैया, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।